उत्तर भारत का प्रहरी जिसने सामना किया सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणों का। बावन बुर्जों वाला यह दुर्ग 52 ही बिगों में फैला हुआ है। ईंटों से बना हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे सुदृढ़, सबसे मजबूत किला है। ईंटों के इस विशाल किले में जैसे ही हम देखते हैं कि हमें बड़े विशाल दरवाजे मिलते हैं और आप इन दरवाज़ों पे देख रहे हो, आपको कुछ नुकीले आकार में आप देखोगे। मेरी हाइट से मतलब इतनी ऊंचा क्यों लगा रखा है? क्योंकि पहले ताकतवर जीव हाथी हुआ करता था। ताकतवर जीव हाथी अपने जोर से इनको धकेल के तोड़ दिया करता था और हाथी जैसे विशाल के जीव इनको न तोड़ सके। ये तीखे हैं, उनके चुभेंगे तो अपने आप ही छट जाएंगे। हम दुर्ग में एंट्री करेंगे। हमें सबसे खास बात, यदि आप साहित्य प्रेमी हो तो आपको इस बात की यहाँ जानकारी मिलेगी। यहाँ पर इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पे गेट के ऊपर बहुत सारी जगह पर शिलालेख लगे होते हैं, लेकिन यहाँ शिलालेख नहीं लगा हुआ, यहाँ पर केवल लेखन किया हुआ है। शिलालेख हमेशा हर जगह होता है, लेकिन यहाँ शिलालेख की बजाय यहाँ पर लिखा हुआ है, लेख लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर देवनागरी लिपि में ही, मैं उम्मीद करूँगा कि आप पास आएंगे और पास आकर यहाँ पर बताएंगे और देखेंगे। यहाँ पर देवनागरी लिपि से इस प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे ही हमने भटनेर दुर्ग के अंदर एंट्री की, एक ऐसा मंदिर जिसकी एक गजब की महिमा है, एक ऐसा मंदिर जिसके नाम पर एक नगर बसा और आज हमारे राजस्थान का 31वां जिला और एक विशेष पहचान रखने वाला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो वास्तव में एक देवी देवताओं के नाम के आधार पे इनका नाम रखा गया। देवी देवताओं के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया। हनुमान जी महाराज के नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम ही हनुमानगढ़ पड़ा। ऐसा बताया जाता है उत्तर भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग आक्रमणों को झेलने वाला दुर्ग हमारा यही है, इसलिए इसको उत्तर भारत का प्रहरी भी कहा गया। और तो और, जब भी कोई मोमडन यहाँ पर आक्रमण करता, अफगानिस्तान से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो और चाहे वो ईरान इराक से हो, उसने सबसे पहले यहीं पर ही हमला बोला है। और इसका जो दरवाजा पहले था, आज मैं आपको पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा। इस दिशा में दरवाजा बना हुआ है। यह दरवाजा महाराजा सूरत सिंह ने बनवाया था 1805 में, जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे। पहले यह दरवाजा डायरेक्ट इधर से आते हुए अंदर से आके सीधा ये बाहर निकलता था, जो वास्तु शास्त्र के आधार पे बिल्कुल भी सही नहीं बताया जाता था और वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल भी राइट नहीं था। महाराजा सूरत सिंह ने 1805 में इस दुर्ग का दरवाजा भी चेंज किया। हनुमान जी के परम भक्त हुआ करते थे और उन्हीं के आधार पर यहाँ पर बालाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करवाई। एक छोटी सी पूजनीय प्रतिमा बराबर में है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको भी स्थापित कराया। मंदिर कुछ समय बाद बना और हनुमान जी महाराज को बागडोर सौंप कर चले गए और इस नगर का नाम भटनेर के बजाय हनुमान जी के नाम के आधार पे हनुमानगढ़ पड़ता है। और यही नगर 12 जुलाई 1994 को हमारे राजस्थान का 31वां जिला भी बन जाता है। तो जानना चाहेंगे, यहीं पर एएसआई डिपार्टमेंट के अधीन रहते हुए यहाँ पर पदस्थ है और इस दुर्ग का संरक्षण भी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। भरतपुर से हैं। सबसे पहले आपका स्वागत, आपका शुभ नाम बताइए जी। कृष्ण गोपाल शर्मा। कृष्ण गोपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत है। आप हमें बताइए, ये जो मंदिर है ये क्या पूजनीय स्थिति में है क्या? यहाँ सब बताइए। वर्तमान में ये बहुत ही अच्छा, चमत्कारी और पूजनीय मंदिर है सर। यहाँ मंगलवार को तो भीड़ होती है, परंतु हर रोज इसके दर्शनार्थी बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस मंदिर का संबंध बीकानेर के राजाओं से है? जी बिल्कुल है। हाँ जी। क्या आज भी पूरे साल में
कभी बीकानेर के राजा यहाँ पर आते हैं? बीकानेर के राजा तो यहाँ नहीं आए सर, नहीं देखे नहीं हमने तो। करीब मुझे यहाँ सन 2013 से कार्यरत हूँ जी। मैंने नहीं देखे सर। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अपने आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने यहाँ के बुर्ज को और इनको सबको कवर करेंगे और इसी तरह हमारे दर्शकों को अपने मिलकर अभी जानकारी अंदर की प्रदान करेंगे। चलो बढ़ते हैं मामा भांजा की दरगाह की ओर, करनी माता मंदिर की ओर, जैन मंदिर की ओर, शिव मंदिर की ओर, अंदर जो अवशेष है उन सब की ओर। ओके। इस दुर्ग में रहते हुए तैमूर ने अपनी जीवनी तुजुक ए तैमूरी यहीं पर लिखी और उस तुजुक ए तैमूरी में लिखता है कि पूरे भारत में इस भटनेर दुर्ग के बराबर कोई मजबूत किला नहीं है और इस किले में एक भूमिगत सुरंग बनाई गई है जो भटनेर से बठिंडा, सिरसा तथा बीकानेर को आपस में जोड़ती है। और इस किले का पुनः निर्माण 12वीं शताब्दी में इस दुर्ग का पुनः निर्माण शालिवाहन के वंशज अभय सिंह भाटी ने करवाया था। यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग शासकों का अधिकार रहा है क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को झेलने वाला ये दुर्ग है। महमूद गजनवी ने सन 1001 ईस्वी में इसी दुर्ग पर आक्रमण किया था। 13वीं शताब्दी में यह दुर्ग गुलाम वंश के शासक ग्यासुद्दीन बलबन के अधीन रहा था और बलबन का चचेरा भाई शेर खां यहाँ का हाकिम रहा था जिसने यहाँ रहते हुए मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। ऐसा कहा जाता है कि शेर खां की मृत्यु यहीं पर हुई थी और उनकी कब्र भी इसी दुर्ग में बनाई गई है। इस दुर्ग का तीसरा दरवाजा वर्तमान में जर्जर स्थिति में है और इस दरवाजे को सही सलामत रखने के लिए जैक का सहारा दिया गया है। 2 दरवाजे पार करने के बाद आपने हनुमान मंदिर को भी देखा। यहाँ पर जैसे ही आए तो एक छोटा सा शिलालेख लगा हुआ है और आप इस शिलालेख पर क्या देख रहे हो कि कुछ आपको 5 अलग अलग प्रतिमाएं इस पे नजर आएगी। कहते हैं कि ये बीकानेर के राजा थे और उनकी 5 पत्नियां थी जो सती हुई थी और उनके ये 5 चित्र यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं और इनके यहाँ पर नाम तक भी दर्ज किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा खुरदरा होने के कारण ये स्पष्ट रूप से हमें समझ में नहीं आ रहा है। खुदरा स्थिति में होने के कारण या आप ये कह सकते हो कि खंडित स्थिति में होने के कारण हमें स्पष्ट रूप से नजर ये नहीं आ रहा है और अभी स्थिति इसकी काफ़ी जर्जर हो रही है, ऊपर से भी खंडित हो रहा है। जैक लगा के इसको रोका गया है और इसी के साथ मैं आपको एक रोचक जानकारी और दिखाना चाहूँगा। साहित्य जगत का प्रेमी जो है वो इसको देख पाएगा और यहाँ पर भी एक विशेष आकृति की ईंट यहाँ पर लगाई है जिस पे कुछ न कुछ अंकन किया गया है, जैसे कोई सभ्यताकालीन या इस पे कुछ कलाकृति दिखाई गई है। ये दिखने में आपको सामान्य लगेगा लेकिन सामान्य से हटकर है, सामान्य नहीं है। अब तक के दरवाजों पे अपनों ने पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी प्राप्त की, पहले दरवाजे पे, दूसरे पे और तीसरे पे जो हमें जानकारी मिली, कंप्लीट जानकारी आपके पास में। और इसके बाद हम एंट्री करते हैं अंदर के ऐतिहासिक मंदिरों का भ्रमण करेंगे और यहाँ पर मुस्लिम समाज की दरगाह बनी हुई है, मामा भांजा की दरगाह, उसके भी दर्शन करेंगे और जितने भी यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है प्रत्येक स्थल का अभी भ्रमण करेंगे। 52 बीघों के इस दुर्ग में 3 से अधिक बस्तियां भी बसती थी। सारस्वत ब्राह्मणों की बस्ती, मुसलमानों की बस्ती और जैन बस्ती यहां बसती थी। इस दुर्ग से कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज चौहान, मुगल बादशाहों से गहरा संबंध रहा है और अंतिम समय में इस दुर्ग का संबंध राठौड़ शासकों से रहा था। जैसे कि हम ऊपर आए तो 2 तरफ की दीवारें तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक तरफ तो बहुत ही भयंकर बुरी झज्जर स्थिति हो चुकी है कि आप देख रहे हो यहाँ दीवारें भी आपको आधी आधी नज़र आ रही है। कई बार वैज्ञानिक लोग सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ पर आए, कभी यहाँ की मिट्टी में कमी बता दी जाती है, कभी क्या बजट भी कई बार पास हुए, लेकिन
पर ये निर्माण को आखिरकार तरस ही रहा है। ये भटनेर की एक साइड की दीवार वास्तव में निर्माण को तरस रही है। और मैं कैमरामैन से आग्रह करूँ थोड़ा आप आगे आए और जस्ट बराबर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नगर बसा हुआ है, जस्ट बिल्कुल नगर बसा हुआ है। यदि ये दीवार ढहती है तो नीचे बसे हुए जो इलाका है इसमें भी भयंकर समस्या रहती है। वास्तविकता ये है कि अपना हनुमानगढ़ नगर दो भागों में बसा हुआ है। एक है हनुमानगढ़ जंक्शन और दूसरा है हनुमानगढ़ टाउन। ये जो भटनेर फोर्ट बना हुआ है ये हनुमानगढ़ टाउन में बना हुआ है। और इधर जो आप देख रहे हो, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है लगभग 6 से 7 किलोमीटर में चारों ओर की तरफ देखो तो आपको यहाँ पर टाउन, हनुमानगढ़ टाउन का एरिया नज़र आ रहा है। और सामने जो आप देख रहे हो जस्ट यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर बाद में यहाँ पर खूब सारे खेत बने हुए हैं, खलियान बने हुए हैं। और ये घग्गर का बेल्ट शुरू हो गया। जस्ट यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर दूर यहाँ से घग्गर नदी का पूरा मैदान और बेल्ट आता है यहाँ पर। और सामने जो आपको खाली एक मैदान नज़र आ रहा है मित्रों, वो आपका दशहरा मैदान है। यहाँ पर कार्यक्रम इत्यादि होता है। ये छोटा सा कस्बा, प्यारा सा कस्बा यहाँ पर बसा हुआ है हनुमानगढ़। और जंक्शन की बात करें तो इस दिशा में रिवर है, नदी है। उस नदी के इलाके के उस साइड में मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद में प्रॉपर जंक्शन का एरिया शुरू हो जाता है और आगे 10 किलोमीटर तक इधर हनुमानगढ़ जंक्शन का विस्तार है और इस साइड में इधर ये हनुमानगढ़ टाउन का विस्तार है। तो अपने आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखेंगे कहाँ पर मामा पीर की दरगाह, कहाँ भांजा पीर की दरगाह है। इन दरगाहों का भी भ्रमण करेंगे और इसके साथ और भी जो आपको एक ऐतिहासिक स्थल इधर जैन मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। जैन शैली दूर से ही अलग प्रभावी रखती है, हमेशा रहती है, तो वो भी आपको नजर आ ही रही होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले मुकाम की ओर। ये आप देख रहे हो मामा पीर की दरगाह, जो इस बात को बयां करती है कि यहां निश्चित रूप से मुसलमानों का गहरा संबंध रहा होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है। इस दरगाह के पास जो निचला भाग है यह मुस्लिम बस्ती बसा करती थी और इन्हीं के बीच शेर खां की वह दरगाह बनी हुई है। निचले भाग में मामा पीर की दरगाह से 250 मीटर दूर दूसरी दरगाह बनी हुई है जो भांजा पीर की दरगाह है। ये बड़े बड़े टीले इस बात का स्पष्ट उल्लेख है यहां निश्चित रूप से बस्तियां बसती थी। जैसे ही आप इन टीलों के नजदीक जाते हो तो आपको यहां पर अर्धनिर्मित ईंटों के अवशेष की जानकारी मिलती है। और आज यह दुर्ग निर्माण को तरस रहा है। 1700 वर्ष प्राचीन किला, दीवारें लगातार ढह रही है। प्राचीनतम शैली में दुर्ग के एक कोने पर मुरली मनोहर मंदिर स्थापित है जो प्राचीन शैली से बना हुआ है और वर्तमान में पूजनीय स्थिति में है। और अब हम बढ़ रहे हैं शिव मंदिर की ओर।
अभी हम मंदिर में विश्राम कर रहे हैं, दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन किए। साथ में ही यह एक वृक्ष था जिसे जाल वृक्ष बोला जाता है, जाल वृक्ष भी देखा, साथ में लगा हुआ है और मंदिर के प्रांगण में इसको सेट कर रखा है, मतलब पेड़ छत एक साथ मिक्स हो रहा है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, भरतपुर निवासी हमारे साथ में हैं और संरक्षण वर्तमान में कर रहे हैं। सर, इस मंदिर के निर्माण को लेकर क्या ख्याल है, कब बना हुआ ये सर ऐसा कहते हैं कि सन 286 ईस्वी में कृष्ण की 90वीं पीढ़ी राजा भूतेश्वर जो भूपत सिंह भाटी थे उन्होंने के उसमें बना हुआ है। ऐसा कहते हैं यहाँ के पुजारी जो पहले थे श्री रज्जूलाल जी कि ये उसकी समाधि के ऊपर बना हुआ है यह मंदिर। अच्छा। और ये पेड़ है उसी समय का बताते हैं सब जी। तो जैसा कि सर ने बताया हमें, भूपत सिंह भाटी जिन्होंने भाटी वंश की स्थापना की और बठिंडा शहर की, पंजाब में बठिंडा शहर उसकी भी स्थापना की। 286 मंदिर के बाहर लेख लगा हुआ जिस पे 286 सन बताया गया है। इतिहास में ये सन भी बड़ा डाउट में है, कुछ जगह 97 मिलता है, कुछ जगह 85 मिलता है, कहीं 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 क्या मिलता है। लेकिन मंदिर के बाहर लेख पर लिखा गया है कि 286 ईस्वी का यह मंदिर है, मतलब करीब करीब 1700 वर्ष प्राचीन अपन कह सकते हैं। भूपत सिंह भाटी का जैसे ही देहांत हुआ तो कहते हैं उनका दाह संस्कार इसी स्थान पर किया गया था और उनके दाह संस्कार पर समाधि बनाई गई और उसी समाधि पर एक वृक्ष उगा और जो वृक्ष है वो जाल का वृक्ष आप सबके सामने पेश है, जाल का वृक्ष बना हुआ है। और साथ में ही पूजनीय उन्हीं भूपत सिंह भाटी के नाम के आधार पर यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसे आज भूपतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सर, और क्या मान्यता है इसके बारे में, सर हमें कुछ बताएंगे आप? ऐसा कहते हैं सर कि यहाँ कोई नाग और घूमता बताया। अच्छा, नाग अभी भी घूमता है? हाँ जी। वो कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है। तो सर, आप पिछले कई सालों से यहाँ हो, तो आपने देखा नाग? नाग तो मैंने देखा है, पर मैंने इस मंदिर में दर्शन करते हुए नहीं देखा सर। नाग भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, नाग तो मैंने अवश्य देखा है, जरूर देखा है, पर मैंने इस मंदिर में, मतलब आप अंधविश्वास की बात न करते हुए आप एक प्रत्यक्ष बात कर रहे हो कि आपने सांप तो नाग तो जरूर देखा है। अब वो उस मंदिर में आता है या नहीं आता, या मंदिर वाला है या नहीं है, इस बात की कोई कन्फर्म जानकारी नहीं है, बहुत ही स्टिक जानकारी लगी। तो सर, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं बराबर में यहाँ पार्क, एक साइड में पार्क बना हुआ है, दूसरी साइड भी साथ साथ में पौधे लगे हुए हैं। इसका निर्माण भी बीच में अधूरा पड़ा है, इधर भी काम चल रहा है साथ के साथ में। इसको लेकर क्या बजट पास हुआ या यहाँ क्या कुछ पास हो रखा है, इसके बारे में बताएं। देखो सर, यहाँ ये चारों तरफ सड़क बननी थी। अच्छा। जो अंदर कुछ आधे हिस्से में इधर बनी हुई है पहले, और अब बननी थी। जो लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से जो मेटेरियल ऊपर पड़ा हुआ कि वहीं रुक गया। अब ये ऐसा कहते हैं कि दिसंबर के बाद या दिसंबर के लास्ट तक ये कार्य फिर चालू होगा। अच्छा, जैसा ये गार्डन यहाँ बना हुआ है वैसा ही गार्डन यहाँ पास में और बनने की संभावना ये बता रहे हैं क्या? ये सर ऐसा है कि गार्डन ब्रांच है पुरातत्व विभाग की, इसकी अलग है, ये ब्रांच अलग है सर। इसमें कई ब्रांच हैं सर, 4-5 ब्रांच है, मोनूमेंट ब्रांच है, गार्डन ब्रांच है और म्यूजियम ब्रांच है। ये 4-5 तरह की ब्रांच है। ये गार्डन ब्रांच में अलग आता है सर। डीजी साहब तो एक ही हैं, महानिदेशक तो एक ही हैं, परंतु उनके जो अलग अलग उनके हिस्से कर दिए, डायरेक्टर अलग अलग हैं। मोनूमेंट के अलग हैं, गार्डन के अलग हैं, केमिकल के अलग हैं और म्यूजियम के अलग हैं। इस तरह सर, ये ऐतिहासिक मंदिर में हम बैठे हैं, यहाँ मेला उत्सव कभी होता है? सर कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ उत्सव और मेला अच्छा लगता है, परंतु अब की बार तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी महामारी की वजह से, कोरोना महामारी ने मेले उत्सव त्योहार सबका रंग फीका कर दिया है ना। सर, एक गजब की बात है अपने हनुमानगढ़ कस्बे में, मतलब इस जगह से हम देखें चारों ओर हमें इतने ईंट उद्योग नज़र आ रहे हैं, ईंट भट्टे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है सर जी, यहीं आसपास में इतने ईंट भट्टे हैं, ऐसा रीज़न क्या है, इतने आसपास कैसे नज़र आ रहे हैं? इस तरफ देखते हैं तो अपने बहुत ज़्यादा चारों तरफ ही ईंट भट्टे वगैरह यही हैं सर।
और ये मैं तो आया हूँ जब से यही देखे हैं। अच्छा। बड़े ही होंगे, घटे नहीं होंगे। जिससे एक बात तो प्रतीत होती है कि इस एरिया की ईंटें बड़ी फेमस होगी। कि मेरा ये मानना है कि ये घग्गर नदी का एरिया है, मिट्टी यहाँ की चिकनी है, मजबूत है और ईंटें भी पूरी मजबूत होती है। शायद इसी कारण यहाँ पर ईंट उद्योग इतना विकसित है यहाँ पर, है ना। और सर हमें बताइए, आखिर मैं भी यहीं का हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे से अधिक अनुभवी हैं और आप मुझे बताएं आसपास सर अभी जैसे खेत विकसित हो रखे हैं आसपास, ये भटनेर के आसपास अधिकतर खेती किस किस की होती है? धान की सर, चावल की और नरमा, कपास वगैरह इसकी। ठीक है, ओके। तो अभी अपने दर्शन करेंगे जैन मंदिर के, तो सर बढ़ते हैं जैन मंदिर की ओर। के बिल्कुल मध्यस्थ भाग में बहुत ही प्रसिद्ध और इस दुर्ग के मंदिरों में सबसे ज़्यादा कलात्मक मंदिर, जिसकी कला बड़ी विशेष कला है और ये मंदिर बाहर से भी दिखना प्रारंभ हो जाता है। जैन धर्म की शैली से बना हुआ मंदिर आप सबके सामने है। हमारे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर का मतलब संसार में कल्याण करने वाले से संत महात्मा हुए। जैनों में 24 तीर्थकर हुए। उन्हीं तीर्थकरों में से एक 16वें तीर्थकर हुए जिनका नाम था शांतिनाथ जी। आपने मंदिर के श्वेतांबर मंदिर, इनके अंदर भी पंथ होते थे, श्वेतांबर, पैगंबर, दिगंबर, इस प्रकार से। तो ये श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहना करते थे वे श्वेतांबर हुआ करते थे और 16वें तीर्थकर थे। दुर्ग के बीच में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है और यहाँ से आप हनुमानगढ़ कस्बे को पूर्ण रूप से देख सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ दिखा के चला गया था और इधर ये कोने पर बना हुआ है। यहाँ ये हनुमानगढ़ टाउन जो कस्बा है उसका एंडिंग पॉइंट है। जस्ट आगे नदी का एरिया है और उस नदी के जस्ट आगे 3 किलोमीटर जो आपको कुछ हल्का फुल्का यहाँ नज़र आ रहा होगा एरिया, वो हनुमानगढ़ जंक्शन का एरिया है। हनुमानगढ़ मुख्य एरिया हमारा वही हनुमानगढ़ के एरिया आता है जो लगभग आगे 10-12 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो मित्रों, आप देख रहे हो यहाँ जैन मंदिर। और अब मैं आपको कुछ इस दुर्ग में अवशेष दिखाऊंगा। कुछ ऐसे अवशेष कहा जाता है कि यहाँ पर 3-3 बस्तियाँ बसती थी। कहते हैं सारस्वत ब्राह्मणों की बस्ती इसमें हुआ करती थी और यहाँ एक मुसलमान बस्ती भी हुआ करती थी और एक निम्न स्तर की बस्ती भी हुआ करती थी। क्योंकि 52 बीघों में ज़मीन है तो बस्ती बसना एक संभावित सी बात है, आराम से बस्ती बस सकती है। और ये जो दुर्ग था हमारा वो सैन्य दृष्टि से मजबूत किला था। और हम दुर्भाग्यवश मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो मंदिर का समय है वो खुलने का समय नहीं है, दोपहर का समय है और अभी मंदिर के पट दरबार जो है वो बंद पड़े हैं। और अब हम आगे बढ़कर अवशेषों को देखेंगे, अवशेषों को जानेंगे। कुछ दीवारें निकलती है जब बरसात वगैरह आती है तो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी एक राजा ने, किसी क्रांतिकारी या दुष्ट राजा ने इन्हें ध्वस्त करवा दिया गया हो और मिट्टी से उन भवनों को ढकवा दिया गया हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो जरा हम आगे बढ़कर उन घरों को देखेंगे और उन सब दीवारों को अपने अभी देखेंगे। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े। मैं आपको कह रहा था कि यहाँ बस्तियाँ बसी हुई थी और ऐसा लगता है कि जैसे कि इसको ध्वस्त करवाया गया है। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण आप सबके सामने है कि ये यहाँ पर आप देख रहे हो दीवार हुई, इस प्रकार की दीवार आप सबके सामने नजर आ रही है। इस दीवार को देखकर आपको लग रहा होगा ये केवल एक ही दीवार नहीं है,
आपको यूँ लग रहा हो कि यहीं पर ये दीवार बनी होगी, ऐसी दीवार अब तक की मैंने यात्रा में, अभी तक मैं जब से दुर्ग में एंट्री करा हूँ तब से मैं इसको कम से कम 10 जगह पर देख चुका हूँ। जहाँ जहाँ ये मिट्टी के ढेर मिलते हैं वहाँ वहाँ अपने को ये ऐसी दीवारें मिलती है। मतलब बहुत ही पतले टाइप की ईंट है। मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको बिल्कुल पास से। देखो ये ईंट है, बिल्कुल पतले टाइप की ईंट, मतलब 1 इंच इसकी चौड़ाई है। मतलब अभी आप देख रहे हो अवशेष के रूप में आप सबके सामने मौजूद है। और यहाँ पर भी देखो ये लगी हुई है। मतलब उस ज़माने की तकनीक है, उस ज़माने में ऐसी ईंटों का यूज़ किया जाता था, जैसे कि टाइल्स वगैरह होते हैं उस प्रकार पतली पतली ईंटें, चपटी आकार में ईंटें हुआ करती थी। और थोड़ा सा आप जूम करके और देखो तो आप देख सकते हो यहीं पर आपको एक दीवार ऐसे इस शेप में यहाँ पर और नज़र आएगी। केवल इसी जगह पर नहीं है, मैं जस्ट मेरे पास भी मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, इधर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, उस साइड भी यहाँ दीवार बनी हुई है। जो बरसात वगैरह होती है तो उस टाइम ये दीवारें इस प्रकार से बाहर निकल जाती है और पानी गिरने से, मिट्टी की रिसाव होने से ये दिखनी शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी दीवार बनी हुई है। और इससे में साफ साफ नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ऐसे करके एक दीवार वहाँ थी, ऐसे करके, और यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई घर वगैरह, कमरा वगैरह कुछ ना कुछ बना होता होगा पहले। इस प्रकार से दोनों तो आपने ये सारे अवशेष देखे। कुछ अवशेष मैं आपको और दिखाता हूँ, खंडर स्थिति के अवशेष आपको नजर आएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बटनेर दुर्ग के मध्य में करणी माता मंदिर के पास ही यहां तो हमें बहुमंजिला अवशेष नजर आया और पूरा भवन ध्वस्त नजर आ रहा है। करणी माता मंदिर का यहां होना राठौड़ शासकों का स्पष्टीकरण है, क्योंकि राठौड़ शासकों की करणी माता इष्ट देवी हुआ करती थी और सूरज सिंह भी करणी माता को पूजा करते थे। इस दुर्ग में कुल मिलाकर 52 कुएं हैं। उन 52 कुओं में सबसे गहरा, सबसे विशाल कुएं का अवशेष भी आप सबके सामने है। कुछ विद्वानों का मानना है इसी कुएं में से सुरंग मार्ग भी निकलता था और इसी तीसरे दरवाजे से जब हम निकास कर रहे थे तो इस ईंट ने आकर्षित किया और इसकी शैली देखकर हमें भी अचंभा हुआ कि ये शैली बड़ी ही निराली है। लगातार इस किले को अस्तित्व से उजड़ते हुए देख वैज्ञानिकों ने भी एक दृष्टि इधर डाली और लगातार इसकी दीवारें दरार खा रही है। वैज्ञानिकों ने कई यंत्र यहाँ पर लगाए और एक औसत निकाल रही हैं कि कितने वर्ष में कितनी फीट तक, कितनी इंच तक ये दीवार चौड़ी होती है।
दुर्गों की बहुत प्रकार की श्रेणियां होती है। उन श्रेणियों में यह दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। धानवन श्रेणी अर्थात जो सामान्य जमीन पर, समतल जमीन पर बना हुआ हो, वह धानवन श्रेणी कहलाता है। एक बहुत बड़ी विशेषता जो शायद आपने नहीं गौर की होगी, इस दुर्ग में कुल 52 बुर्ज है और आप प्रत्येक बुर्ज को बारीकी से देख सकते हो। प्रत्येक बुर्ज का डिजाइन अलग अलग है, चाहे वो इसके दरवाजे अलग हो, चाहे इसके झरोखे अलग हो, चाहे इसके ऊपर डिजाइनिंग का फर्क हो, लेकिन किसी ना किसी स्तर पर इसके सभी के सभी बुर्जों में कोई ना कोई आपको अंतर मिलेगा। मैंने भी यहाँ पर 8 से 10 बुर्जों में यह अंतर महसूस किया, लेकिन जब पता लगा कि सभी के सभी दुर्गों में बुर्जों में यहाँ पर अंतर है। मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आपके आसपास जितने भी स्थापत्य कला की स्मारक है, ऐतिहासिक धरोहर हमारी है, इसे जिंदा रहने दें। इसके संरक्षण में आप पूर्ण रूप से सहयोग करें, क्योंकि यही हमारा इतिहास और हमारा अतीत आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में लेकर बैठी है। 1700 वर्ष प्राचीन किला, आज हम इसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं। यदि इसका संरक्षण नहीं होता तो हम कैसे इतिहास को उजागर कर पाते। तो सभी दर्शकों से मेरा फिर से पुनः अनुरोध है कि आप आपके आसपास सभी ऐतिहासिक स्थान तथा स्मारकों का सम्मान करें और उनको संरक्षण प्रदान करें। फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, एक नए स्थान पर, इसी तरह दोस्तों घूमते फिरते। जय हिंद, जय भारत।